वंदे भारत की शान। नमस्कार, किसान समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं साइमा खान। सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। कावेरी नदी का पानी तमिलनाडु को देने के खिलाफ बेंगलुरु बंद। शहर में धारा 144 लागू। किसान संगठन ने बेंगलुरु के फ्रीडम पार्क में किया विरोध प्रदर्शन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को जयपुर में भाजपा की परिवर्तन संकल्प महासभा को किया संबोधित। कहा कि पीएम किसान सम्मान निधि से राजस्थान के किसानों को हो रहा है लाभ। विश्व भर में खाद की कीमतों में हो रही वृद्धि के बावजूद किसानों पर नहीं बढ़ने दिया बोझ। किसानों को 300 रुपए में खाद कराया उपलब्ध। केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने अर्बन शिफ्ट फोरम एशिया के उद्घाटन सत्र को किया संबोधित। कहा कि प्रधानमंत्री ने जलवायु परिवर्तन के मुद्दे पर आगे बढ़कर की है कार्रवाई। जलवायु परिवर्तन के मुद्दे पर भारत सबसे बेहतर प्रदर्शन करने वाले शीर्ष 5 देशों में है शामिल। केंद्र सरकार ने अरहर और उड़द की स्टॉक सीमा की अवधि को 31 दिसंबर तक बढ़ाया। डिपो में थोक विक्रेताओं और खुदरा विक्रेताओं के लिए स्टॉक सीमा को 200 मीट्रिक टन से घटाकर किया गया 50 मीट्रिक टन। और अब समाचार विस्तार से। कावेरी नदी के पानी के बंटवारे को लेकर कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच गंभीर विवाद है। अदालतों से लेकर सड़क तक इस पर बहस होती आ रही है। इन सब के बीच इस पर राजनीति भी हो रही है। फिलहाल मसला ये है कि तमिलनाडु को कावेरी नदी का पानी छोड़े जाने के खिलाफ कर्नाटक में विरोध हो रहा है। कई संगठनों की ओर से आज बेंगलुरु शहर में बंद बुलाया गया है। शहर में कानून व्यवस्था और शांतिपूर्ण बंद के मद्देनजर आधी रात से ही धारा 144 लगा दी गई है। स्कूल कॉलेजों में आज छुट्टी है और बेंगलुरु विश्वविद्यालय ने अपनी सारी परीक्षाएं स्थगित कर दी हैं, लेकिन बेंगलुरु मेट्रोपॉलिटन ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन के सभी रूट चालू रहेंगे। इन सब के बीच कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने कहा है कि उनकी सरकार प्रदर्शनकारियों को नहीं रोकेगी, लेकिन शांति व्यवस्था बनी रहनी चाहिए। राज्य सरकार की ओर से यह भी कहा गया है कि वो सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान अपनी ठोस दलीलें पेश करेगी। कुल मिलाकर सुप्रीम कोर्ट में मामला विचाराधीन है। और कावेरी जल मुद्दे को लेकर कर्नाटक में किसान संगठन के सदस्यों ने बेंगलुरु के फ्रीडम पार्क में विरोध प्रदर्शन किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को जयपुर में भाजपा की परिवर्तन संकल्प महासभा को संबोधित किया। कहा कि पीएम किसान सम्मान निधि से हजारों करोड़ों किसानों को मिल चुके हैं। पीएम मोदी ने कहा कि विश्व भर में खाद की कीमतों में हो रही है वृद्धि के बावजूद देश के किसानों पर नहीं बढ़ने दिया बोझ और किसानों को 300 रुपए से भी कम में खाद उपलब्ध कराया जा रहा है। पीएम किसान सम्मान निधि से हजारों करोड़ रुपए राजस्थान के किसानों को मिल चुके हैं। आप भी जानते हैं कि दुनिया में खाद की कीमतें बहुत अधिक बढ़ गई है। कई देशों में खाद की बोरी 3000 रुपये तक मिल रही है, लेकिन भारत में भाजपा सरकार वही खाद की बोरी सिर्फ 300 रुपये से भी कम कीमत में उपलब्ध करा रही है। साथियों, भाजपा सरकार ने अपने कारीगरों, अपने शिल्पकारों, हमारे विश्वकर्मा साथियों के लिए
एक बहुत बड़ी योजना शुरू की है। कांग्रेस की सरकारों ने कभी इन साथियों की सुध नहीं ली, लेकिन आज हमारे दर्जी भाई बहन, हमारे बाल काटने वाले भाई बहन, जूता बनाने वाले भाई बहन, हमारे कुम्हार भाई बहन, सुनार भाई बहन, लोहार भाई बहन, सुतार भाई बहन, मालाकार, ऐसे अनेक काम से जुड़े साथियों के लिए हम विशेष योजना लेकर आए हैं। इस विश्वकर्मा योजना के तहत इन साथियों को ट्रेनिंग और आधुनिक उपकरण सरकार देगी। पीएम मोदी ने कहा कि आज राजस्थान के किसानों को औने पौने दामों पर बाजरा बेचना पड़ रहा है। राजस्थान के किसानों को तो अच्छे से याद है, कांग्रेस ने 5 साल पहले जो वचन दिया था वो कभी पूरा नहीं किया। कांग्रेस ने किसानों से कई वादे किए थे, उनका क्या हुआ इसका कोई हिसाब नहीं है। आज औने पौने भाव पर किसानों को बाजरा बेचना पड़ रहा है। किसानों को इस स्थिति में ला दिया है, एकमात्र जिम्मेवार है कांग्रेस और गहलोत सरकार जिम्मेवार है। लेकिन मैं किसान भाइयों बहनों को कहूंगा कि अब चिंता की कोई बात नहीं है। किसानों की चिंता करने वाली भाजपा सरकार जल्द ही आने वाली है। साथियों, भाजपा कदम कदम पर किसानों और पशुपालकों के साथ खड़ी है। प्रधानमंत्री ने कहा कि हमारी सरकार वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम चला रही है और इससे राजस्थान के सीमावर्ती गांवों को लाभ होगा। हम वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम की चला रहे हैं। राजस्थान इसका बड़ा लाभार्थी है। राजस्थान के सीमावर्ती गांवों में कांग्रेस ने सुविधाओं का निर्माण नहीं किया। कांग्रेस वाले तो कहते थे कि सीमाओं पर इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बनना चाहिए क्योंकि इससे दुश्मन को अंदर आने का आसानी हो जाएगी। कांग्रेस की इस नीति का हमें बहुत नुकसान हुआ है। लेकिन भाजपा सरकार आज सीमावर्ती गांवों का विकास कर रही है। हमारी सरकार वहां ऐसी सुविधाएं बना रही है जिससे बॉर्डर के किनारे बसे गांवों का भी तेज विकास हो, वहां टूरिज्म के अवसर बढ़े। केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने सोमवार को अर्बन शिफ्ट फोरम एशिया के उद्घाटन सत्र को संबोधित किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने जलवायु परिवर्तन के मुद्दे पर आगे बढ़कर कार्रवाई की है। पुरी ने कहा कि जलवायु परिवर्तन के मामले में हमारी प्रतिक्रिया तेजी से बढ़ते शहरीकरण वाले शहरों पर केंद्रित रही, जिसमें प्रधानमंत्री की महत्वाकांक्षी पंच अमृत कार्य योजनाओं का मार्गदर्शन रहा। उन्होंने कहा कि परिणाम दिखने लगे हैं। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक के मुताबिक जलवायु परिवर्तन के मुद्दे पर भारत सबसे बेहतर प्रदर्शन करने वाले शीर्ष 5 देशों में शामिल है। जलवायु परिवर्तन कार्यों का स्थानीयकरण करने का उल्लेख करते हुए हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि ग्लोबल साउथ के शहरों के लिए जलवायु परिवर्तन एजेंडे को स्थानीय रूप दिया जाना महत्वपूर्ण होगा। उन्होंने कहा कि वित्तीय सेहत से लेकर किसी भी शहरी योजना पर चर्चा नहीं हो सकती है। अनेक शहर बुनियादी वित्तीय जरूरतों के लिए केंद्रीय अनुदान पर निर्भर रहते हैं और इसे बदलने की जरूरत है। केंद्र सरकार ने अरहर और उड़द के संबंध में आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के अंतर्गत मौजूदा स्टॉक सीमा की अवधि 30 अक्टूबर 2023 से बढ़ाकर 31 दिसंबर 2023 कर दी है और कुछ स्टॉक रखने वाले
संस्थाओं के लिए स्टॉक सीमा को भी संशोधित किया गया है। सोमवार को जारी किए गए अधिसूचना के अनुसार गोदाम में थोक विक्रेताओं और बड़ी संख्या में खुदरा विक्रेताओं के पास स्टॉक सीमा को 200 मीट्रिक टन से घटाकर 50 मीट्रिक टन कर दिया गया है और चक्की के लिए स्टॉक सीमा को पिछले 3 महीने के उत्पादन या वार्षिक क्षमता से 25% की कटौती की गई है। जो भी पिछले 1 महीने का उत्पादन या वार्षिक क्षमता का 10% या जो भी अधिक हो। स्टॉक सीमा में संशोधन और समय अवधि का विस्तार जमाखोरी को रोकने और बाजार में पर्याप्त मात्रा में अरहर और उड़द दालों की लगातार प्राप्ति और उपभोक्ताओं के लिए सस्ती कीमतों पर अरहर दाल और उड़द दाल उपलब्ध कराने के लिए किया गया है। नवीनतम आदेश के अनुसार सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए 31 दिसंबर 2023 तक अरहर और उड़द दालों के लिए स्टॉक सीमा निर्धारित की गई है। थोक विक्रेताओं के लिए प्रत्येक दाल पर व्यक्तिगत रूप से लागू स्टॉक सीमा 50 मीट्रिक टन है। खुदरा विक्रेताओं के लिए 5 मीट्रिक टन, प्रत्येक खुदरा आउटलेट पर 5 मीट्रिक टन और खुदरा विक्रेताओं के लिए डिपो में 50 मीट्रिक टन है। चक्की के लिए उत्पादन के अंतिम 1 महीने या वार्षिक स्थापित क्षमता का 10% जो भी ज्यादा हो। आयातकों के लिए आयातकों को सीमा शुल्क निकासी के दिन से 30 दिनों से ज्यादा आयातित स्टॉक नहीं रखना है। संबंधित संस्थाओं को उपभोक्ता मामले विभाग के पोर्टल पर स्टॉक की स्थिति घोषित करनी पड़ेगी और अगर उनके पास स्टॉक निर्धारित सीमा से अधिक पाया जाता है तो वह अधिसूचना जारी होने के 30 दिनों के अंदर इसे निर्धारित स्टॉक सीमा तक लेकर लाएंगे। आगे बढ़ते हैं, जहां भारतीय खाद्य निगम के अध्यक्ष अशोक के मीणा ने कहा है कि निगम किसानों से खाद्यान्न की सीधी खरीद कर उनके खाते में राशि हस्तांतरण पर काम कर रही है ताकि काम में पारदर्शिता आए। अशोक के मीणा ने डीडी न्यूज से खास बातचीत करते हुए कहा है कि भंडारण की गति बढ़ाने के लिए ट्रांसपोर्ट पर ध्यान दिया जा रहा है। भारतीय खाद्य निगम में हम लोग स्वच्छता लाने के लिए एक तो टेक्नोलॉजी का यूज़ बहुत ज़्यादा कर रहे हैं और दूसरा उसके साथ में हमने जो प्रोक्योरमेंट हम करते हैं तो भारत के किसानों से जो डायरेक्ट प्रोक्योरमेंट होता है उनके खाते में सीधा मिनिमम सपोर्ट प्राइस जिसको एमएसपी बोलते हैं, न्यूनतम प्राइस है, उनके खाते में दिया जाए उसकी व्यवस्था हो चुकी है और इसको बड़ा ही ट्रांसपेरेंट तरीके से प्रोक्योरमेंट किया जाता है। किसानों को पैसा उनके बैंक अकाउंट में दिया जाता है। दूसरी चीज़ जो हमने की है कि जहाँ पर हमारा प्रोक्योरमेंट हो रहा है वहाँ से इमीडिएटली हम उसको ट्रांसपोर्ट करते हैं जहाँ पर कंजम्पशन होगा उसका। तो उस दिशा में हमने मूवमेंट जो होता है रेलवे के जरिए हो या रोड के जरिए हो, वो मूवमेंट की गति है उसको बढ़ाया है और पूरे देश में कोने कोने में ये इंश्योर किया है कि खाद्यान्न सभी लोगों को मिल पाए। भारत 25 से 28 सितंबर 2023 तक बेंगलुरु में पहली बार 5वें विश्व कॉफी सम्मेलन WCC की मेजबानी कर रहा है, जहां विभिन्न देशों के विविध कॉफीज का प्रस्तुतिकरण किया जाएगा। सम्मेलन का उद्देश्य नवाचारिक अवसरों और बाजारों के लिए मार्ग तैयार करना है और कॉफी उत्पादन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले कॉफी किसानों को लाभ पहुंचाने पर जोर देना है। सम्मेलन का मुख्य थीम सस्टेनेबल थ्रू सर्कुलर इकोनॉमी एंड रीजेनरेटिव एग्रीकल्चर है। ये सम्मेलन विभिन्न गतिविधियों को सम्मिलित करेगा, जिसमें सम्मेलन प्रदर्शनी, कौशल निर्माण वर्कशॉप, सीईओज और वैश्विक नेताओं के फोरम और ग्रोवर्स कॉन्क्लेव शामिल होंगे। विश्व कॉफी सम्मेलन 2023 में 80 से अधिक देशों के प्रतिभागी भाग ले रहे हैं। इंटरनेशनल कॉफी संगठन और कॉफी बोर्ड ऑफ इंडिया ने संयुक्त रूप से इस सम्मेलन का आयोजन किया है। ICO कॉफी व्यापार को बढ़ावा देने और कॉफी उत्पादक और प्रयोग करने वाले राष्ट्रों के बीच सहयोग को बढ़ाने के लिए प्रमुख अंतर सरकारी संगठन के रूप में काम करता है। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल और बीजेपी नेता CT रवि प्रोग्राम में मौजूद थे। CT रवि ने कहा कि भारत की कॉफी का 90% उत्पादन जैविक है और इसे हम लोगों को 100% बना सकते हैं। देश का 70% कॉफी कर्नाटक से हम लोग प्रोड्यूस करता है। हमको गर्व है। भारत का सबसे ज्यादा कॉफी हमें प्रोड्यूस करता है, उसके लिए गर्व है। और स्पेशलिटी क्या है? अपना कॉफी 90% ऑर्गेनिक कॉफी है, 90%। हम 100%
ऑर्गेनिक कॉफी कर सकता है। ऐसा हम करेगा तो वर्ल्ड मार्केट में कर्नाटक नंबर 1 में हो जाएगा। और राजधानी नई दिल्ली में केंद्रीय भंडारण निगम की 61वीं साधारण सभा की बैठक हुई। वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान निगम ने 2104.51 करोड़ के टर्नओवर के साथ तकरीबन 160 करोड़ का लाभांश दिया है। और इस विषय पर केंद्रीय भंडारण निगम के अध्यक्ष अशोक के मीणा से बात की हमारे संवाददाता ओपी यादव ने। केंद्रीय भंडारण निगम की 61वीं वार्षिक आम सभा की बैठक का दिल्ली में आयोजन हुआ। इस बैठक के आयोजन के क्या मायने रहे और भविष्य में किस तरह की कार्यनीति रहेगी, इन सभी विषयों पर बात करने के लिए केंद्रीय भंडारण निगम के अध्यक्ष अशोक के मीणा जी हमारे साथ मौजूद है। आइए बात करते हैं। सर, सबसे पहले बधाई, 3 साल बाद ये बेहतरीन आयोजन हुआ है। क्या क्या मुख्य एजेंडा रहा? हमारी सेंट्रल वेयर हाउसिंग कॉरपोरेशन की एनुअल जनरल बॉडी मीटिंग यहाँ पे हुई, जिसमें हमारे जितने अंशदार हैं, खास करके कोऑपरेटिव जो हैं भारत देश में, उसके प्रतिनिधि यहाँ आए। उन्होंने एनुअल जनरल बॉडी मीटिंग में पार्टिसिपेट किया। हमने एनुअल रिपोर्ट जो थी, उसका एजेंडा था, उसको पास किया गया और उसमें 160 करोड़ का जो प्रॉफिट है वो डिक्लेयर किया गया। उसी के तहत डिविडेंड जो है 239% बढ़ाकर देने की व्यवस्था जो है उसको भी अनुमोदित किया गया। मैं सभी जितने अंशदारी हैं सभी का धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने यहाँ पार्टिसिपेट करके एनुअल जनरल बॉडी मीटिंग में जो हमारा प्रोग्रेस हो रही है उसको सुना। और हम आशा करते हैं कि आने वाले समय में भारतीय भंडारण निगम जो है देश की उन्नति में और भी अपना योगदान देगा और आने वाले समय में हमारी जो कैपेसिटी इन्हेंसमेंट है वो कैपेसिटी बढ़ेगी और जो प्रॉफिट है प्रॉफिट भी काफ़ी बढ़ेगा। टर्नओवर कितना है सीडब्ल्यूसी का और गति की रेट हम देखें आपके आने के बाद काफ़ी इसमें प्रगति हुई है, जिस तरह से देख रहे हैं कि आने वाले समय में एक महत्वपूर्ण उपक्रम के रूप में ये सामने आएगी, तो इसको देखते हुए आगे की क्या स्थिति रहेगी? वेयर हाउसिंग और लॉजिस्टिक्स सेक्टर भारत देश में आने वाले समय में काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा। देश की जिस तरह से प्रोग्रेस हो रही है उस हिसाब से हमने जो अनुमान किया है 11.5% की हिसाब से प्रोग्रेस होगी आने वाले 5 सालों में। और उसी के तहत सेंट्रल वेयर हाउसिंग कॉरपोरेशन जो है वो अपनी रणनीति बना रहा है कि हमको केवल वेयर हाउसिंग ही नहीं, वेयर हाउसिंग के साथ में जो ट्रांसपोर्टेशन है, जैसे रेलवे ट्रांसपोर्टेशन हो गया, उसमें काम करना पड़ेगा। ई कॉमर्स कंपनियां हैं उसके लिए काम करना पड़ेगा। कोल्ड स्टोरेज हैं वो बनाने पड़ेंगे। तो वही कार्यविधि को हम आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। खाद्यान्न की बात करें या और किसान समाचार में अब बात करते हैं मंडी भाव की और आइए देखते हैं कि क्या रहा देश भर की मंडियों का भाव। कृषि उपज मंडियों में इन दिनों चने की आवक सामान्य बनी हुई है। सोमवार को चने में उतार चढ़ाव के साथ कारोबार हुआ। एग मार्केट के मुताबिक गुजरात की राजकोट मंडी में 23 सितंबर को चने का भाव रहा 5,800 रुपए, जो 25 सितंबर को 100 रुपए गिरकर 5,700 रुपए क्विंटल रह गया। उत्तर प्रदेश की बदायूं मंडी में 23 सितंबर को चने का भाव रहा 5,915 रुपए। 25 सितंबर को इसमें 5 रुपए की सुस्ती आई और भाव 5,910 रुपए प्रति क्विंटल रह गया। जबकि राज्य की लखीमपुर मंडी में चने के सौदे तेजी के साथ हुए। यहां 23 सितंबर को चने का भाव था 6,085 रुपए, जो कि 25 सितंबर को 15 रुपए बढ़कर 6,100 रुपए क्विंटल हो गया। उत्तर प्रदेश की अलीगढ़ मंडी में भी इस दौरान चने में बढ़त के साथ कारोबार हुआ। यहां 23 सितंबर को चने का भाव था 6,340 रुपए। 25 सितंबर को इसके सौदे 10 रुपए चढ़कर 6,350 रुपए क्विंटल पर हुए। वहीं बात पैदावार की करें तो घरेलू स्तर पर रबी चने की पैदावार में कुछ कमी देखने को मिल सकती है। साल 2022-23 के दौरान देश में चने की उपज 135,43,000 टन होने का अनुमान जताया गया है, जबकि बीते साल इस दौरान रबी चने की उपज 135,44,000 टन रही थी।
घरेलू स्तर पर इस साल कुल दलहन की पैदावार अच्छी होने का अनुमान जताया गया है। कृषि मंत्रालय के तीसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक देश में साल 2022-23 के दौरान कुल दलहन की पैदावार 275 लाख 4 हजार टन होने की उम्मीद है, जो पिछले साल 273 लाख 2 हजार थी। कृषि उपज मंडियों में इन दिनों गेहूं की आवक खासी ज्यादा बनी हुई है। सोमवार को ज्यादातर मंडियों में गेहूं का कारोबार कमजोरी के साथ हुआ, जबकि कुछ मंडियों में भाव स्थिर रहे। बात भाव की करें तो एग मार्केट के मुताबिक गुजरात की राजकोट मंडी में इस दौरान सुस्ती देखने को मिली। यहां 23 सितंबर को गेहूं का भाव था 2,545 रुपए, जो 25 सितंबर को 5 रुपए गिरकर 2,540 रुपए क्विंटल रह गया। इसी तरह उत्तर प्रदेश की लखीमपुर मंडी में 23 सितंबर को गेहूं का भाव रहा 2,390 रुपए, जो 25 सितंबर को 60 रुपए लुढ़क कर 2,330 रुपए रह गया। उत्तर प्रदेश की अलीगढ़ मंडी में भी गेहूं के सौदों में कमजोरी का सिलसिला जारी रहा। यहां 23 सितंबर को गेहूं का भाव था 2,340 रुपए, 25 सितंबर को इसमें 10 रुपए की गिरावट आई और भाव 2,330 रुपए क्विंटल रह गया। जबकि उत्तर प्रदेश की आजमगढ़ मंडी में 23 सितंबर को गेहूं का भाव था 2,360 रुपए, 25 सितंबर को इसके सौदों में कोई बदलाव नजर नहीं आया और भाव 2,360 रुपए पर ही टिका रहा। गेहूं की उपज की बात करें तो इस साल देश में घरेलू स्तर पर गेहूं की पैदावार रिकॉर्ड स्तर पर जा सकती है, जिसका असर गेहूं के बाजार भाव पर पड़ता दिख सकता है। कृषि मंत्रालय की ओर से जारी तीसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक साल 2022-23 के दौरान देश में गेहूं की उपज 1,127.43 लाख टन अनुमानित है, जो पिछले साल के उत्पादन की तुलना में 50.01 लाख टन अधिक है। जबकि बीते साल इस दौरान देश में गेहूं की पैदावार 1,077.42 लाख टन रही थी। और मंडी भाव के बाद अब बात करते हैं मौसमी खेती की। किसान इस मौसम में कैसे रखें अपनी खेती का ख्याल, आइए देखते हैं। जम्मू कश्मीर के किसान धान की पकी फसल की कटाई कर लें, साथ ही इनका सुरक्षित भंडारण भी कर लें। जम्मू कश्मीर में इस समय प्याज की नर्सरी लगाई जा सकती है। साथ ही जम्मू कश्मीर में पत्तेदार सब्जियों जैसे पालक, मेथी और धनिया की भी बुआई की जा सकती है। जम्मू कश्मीर में ही केले और नाल खोल के पौधों का पौधा रोपण भी इस समय किया जा सकता है। साथ ही इन सभी सब्जियों और फसल वाले खेतों को यहाँ के किसान खरपतवार से मुक्त रखें। जम्मू कश्मीर में किसान मक्का, ज्वार और बाजरा की पकी फसल की कटाई कर लें। यहाँ सेब के बगीचों को जल जमाव से बचाने के लिए जल निकासी की व्यवस्था कर लें। सेब की तुड़ाई से 20-25 दिन पहले इनके पेड़ों पर जरूरी दवाओं का घोल छिड़कें। हिमाचल प्रदेश के किसान राजमा और मटर की पकी फसल की तुड़ाई और मड़ाई का काम कर लें। हिमाचल प्रदेश में ही जौ की पकी फसल की कटाई कर लें। यहाँ के किसान मक्के को रस चूसक कीट से बचाने के लिए जरूरी दवाओं का छिड़काव कर लें। हिमाचल प्रदेश में भिंडी, मिर्च और ककड़ी को घुन से बचाने के लिए जरूरी दवाओं का स्प्रे कर लें। हिमाचल प्रदेश में इस मौसम में बबूल, आंवला और नीलगिरी के पौधे लगाए जा सकते हैं। हिमाचल प्रदेश में सोयाबीन, उड़द और मूंग के खेतों में पानी जमा ना होने दें। साथ ही इनके खेतों को खरपतवार से मुक्त रखें। हिमाचल में इन सभी दालों को कैटरपिलर और सफेद मक्खी के प्रकोप से बचाने के लिए जरूरी कीटनाशकों का छिड़काव भी करें। उत्तराखंड में पत्तेदार सब्जियों जैसे पालक और मेथी की बुआई की जा सकती है। उत्तराखंड में किसान लहसुन और आलू की बुआई के लिए खेत तैयार कर लें। उत्तराखंड में गन्ने की अच्छी पैदावार के लिए इनके खेतों में पानी जमा ना होने दें। साथ ही गन्ने के खेतों में उचित जल निकासी की व्यवस्था भी कर लें।
की बढ़वार रुक जाती है। रोकथाम के लिए सिकुड़ी पत्तियों को उखाड़ कर जला दे। टमाटर में पत्ती, तना और फल भेदक कीट लगते हैं। इससे ग्रसित पत्तियां गिर जाती हैं। रोकथाम के लिए विशेषज्ञों की सलाह पर उचित दवाओं का छिड़काव करें। और खेती किसानी से जुड़ी खबरों के बाद आइए अब नजर डालते हैं कुछ और खबरों पर। खास खबर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 51,000 नव नियुक्त कर्मियों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से नियुक्ति पत्र प्रदान किए। इस अवसर पर उन्होंने इन कर्मियों को संबोधित भी किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नए भारत में आए दिन हो रही प्रगति का उल्लेख भी किया। उन्होंने कहा कि देश ने 2047 तक विकसित भारत बनने का लक्ष्य रखा है। प्रधानमंत्री कार्यालय के राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने रोजगार मेले में कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 51,000 नियुक्ति पत्र फिर से दिए हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज नई दिल्ली में मानेकशॉ सेंटर में इंडो पैसिफिक आर्मी चीफ कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंडो पैसिफिक के लिए 5S का मंत्र दिया है, जिसमें आपसी सम्मान, संवाद, सहयोग, शांति और समृद्धि शामिल है। सुरक्षा बलों ने जम्मू कश्मीर के बडगाम के बिरवाह में 4 संदिग्ध व्यक्तियों को पकड़ा है। भारतीय सेना और जम्मू कश्मीर पुलिस द्वारा शुरू किए गए एक संयुक्त अभियान में इन 4 संदिग्धों को पकड़ा गया है और इनके पास से 3 पिस्तौल एवं अन्य युद्ध सामग्री बरामद की गई है। मध्य प्रदेश आपको और इसी के साथ ही किसान समाचार यहीं खत्म होता है। इजाजत दीजिए, नमस्कार।